स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर, बीए सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कृषि विपणन से आप समझते क्या हैं। पहला यह है कि कृषक का कार्य केवल कृषि उत्पादन करना ही नहीं, वरन उसका कार्य बाजार की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित रहकर मांग के अनुरूप उत्पादन करना तथा उस उपज को उचित समय पर उचित मूल्यों पर बेचकर अधिकतम लाभ अर्जन करना। तो दोहरी भूमिका है किसान की। पहले तो अच्छे ढंग से खेती करके अधिक से अधिक उपज पैदा करो और उपज पैदा करने के बाद उसको जो है विपणन करके जो उत्पाद है उसको बेचने की प्रक्रिया आती है। अतः कृषक की उत्पादन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उस उत्पादित वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने अथवा कृषि उपज के क्रेताओं से निकट व्यवहार की प्रक्रिया ही कृषि विपणन की क्रिया है। आर्थिक विकास में कृषि उपज के वितरण की आवश्यकता और महत्व क्या है। आज के स्पेशलाइजेशन के युग में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। जब आवश्यकताएं सीमित थी और आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति प्रबल थी, उस समय विपणन की समस्या नहीं थी। पर आज सर्वत्र विभाजन, बड़े पैमाने की उत्पत्ति, व्यावसायिक दृष्टिकोण और विशिष्टीकरण का बोलबाला है। अब अपन इन कुछ शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बड़े पैमाने की उत्पत्ति, तो एक फार्मर जो है सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूरे सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसमें जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण रखना भी जरूरी है और विशिष्टीकरण का आजकल बोलबाला है। तो सभी क्षेत्रों में उत्पादन के विक्रय की समस्या जो है थोड़ी जटिल हो गई है। कृषि क्षेत्र में विपणन की समस्या और भी जटिल है, क्योंकि कृषि उपज में भिन्नता, कृषकों की अज्ञानता, मध्यस्थों की अधिकता, साधनों की सीमितता, संग्रह की व्यवस्था का अभाव, मध्यस्थों की धोखाधड़ी में उचित मूल्यों की प्राप्ति आदि सब संकट आते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जो सबसे बड़ा इशू है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में वो ये है कि मिडिल मैन, या जिसको अपन इंटरमीडिएटरीज कह रहे हैं, ये इंटरमीडिएटरी जो है फार्मर्स को रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं दे पा रही है, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, अपने लाभ को इंटरमीडिएटरीज अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए फार्मर्स का उसमें नुकसान हो रहा है। आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी फसल में इस तरह का होता है कि फार्मर को जो उसने लागत लगाई है वो लागत भी उसको जो है वो वसूल नहीं होती है और उसको जो है घाटा उठाना पड़ता है। आज जब कृषि जीवन यापन का तरीका न रहकर व्यवसाय का रूप धारण कर रहा है, तो आर्थिक विकास एवं कृषकों की समृद्धि में कृषि उपज विपणन का एक स्पेसिफिक महत्व है। विकास एवं समृद्धि का आधार विपणन योग्य अतिरेक तथा उनका उचित मूल्य प्राप्त होना है। किसान की कुल उत्पत्ति का वह भाग जो अपने उपभोग, पशुओं के उपभोग, बीज, मजदूरी एवं अन्य दायित्वों को निपटाने के लिए रखकर बाकी बेची जा सकने वाली उपज रखता है। अर्ध विकसित देशों में इस विपणन योग्य आधिक्य का आर्थिक विकास में महत्व है। अब हम कुछ बिंदुओं से समझते हैं। पहला है औद्योगिकरण के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति। जब देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण किया जाता है, तो औद्योगिक श्रमिकों व शहरी जनता के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति की मात्रा विपणन योग्य आधिक्य पर निर्भर करती है। अगर किसान उत्पादित खाद्यान्नों को बाजार में बेचे, तो औद्योगिक श्रमिक व शहरी जनता को खाद्यान्न न मिलने से संकट उत्पन्न होगा। दूसरा है औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति। कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति कृषि से प्राप्त विपणन योग्य आधिक्य पर निर्भर करता है। फार्मर ने अपने कंजम्पशन के लिए जो प्रोड्यूस किया, उसके अलावा जो सरप्लस प्रोड्यूस कर रहा है, उस सरप्लस से ही जो है औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति होती है। चीनी, जूट, वस्त्र तथा कृषि जन्य कच्चे माल का प्रयोग करने वाले उद्योगों का विकास विपणन योग्य आधिक्य पर ही निर्भर करता है। तीसरा बिंदु है विदेशी मुद्रा अर्जन। देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत माल, मशीनें, परिवहन सामान, तकनीकी विशेषज्ञों आदि आयातों का भुगतान अंततः निर्यातों पर निर्भर है। कृषि प्रधान देशों को इसके लिए कृषि पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता है। निर्यातों की मात्रा विपणन योग्य आधिक्य पर निर्भर करती है। चौथा बिंदु है औद्योगिक विकास के लिए बाजार। कृषकों की आय का स्रोत
जो है वो विपणन योग्य आधिक्य की बिक्री से प्राप्त आय है। कृषकों के पास जितनी आय अधिक होगी उतनी ही उनकी क्रय शक्ति बढ़ने से औद्योगिक वस्तुओं को खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो फार्मर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके बाद वो जो सरप्लस है उस सरप्लस को बेच करके ही औद्योगिक वस्तुओं की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि कई वस्तुओं के लिए रूरल मार्केट जो है बहुत बड़ा मार्केट है। तो वो जब ही फार्मर जब ही उस औद्योगिक वस्तुओं को खरीदने की क्षमता रख पाएगा जब उसको अपने उत्पाद की, या कृषि उत्पाद कह सकते हैं अपन उसको, कृषि उत्पाद की सही कीमत मिलेगी और इससे औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त होकर आर्थिक विकास होगा। पांचवा बिंदु अपन लेते हैं पूंजी निर्माण। अर्धविकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या की आय व रोजगार का प्रमुख स्रोत जो है कृषि है, और जितना ही कृषि में उत्पादन व विपणन योग्य उपज का अतिरेक अधिक होगा उतनी ही कृषकों की आय, बचत में, विनियोग में वृद्धि होने की संभावना अधिक होगी। छठा बिंदु अपन समझ सकते हैं कृषकों की समृद्धि एवं उच्च जीवन स्तर भी अंततः कृषि के विपणन योग्य आधिक्य पर निर्भर है। उन्हें अधिक आय प्राप्त करने पर वे अधिक उपभोग कर सकेंगे और वो भी जो है बचतों को विनियोग कर सकेंगे। वैज्ञानिक एवं आधुनिक कृषि का अनुसरण कर कृषि का तीव्र विकास कर सकेंगे। अब हम देखते हैं भारत में कृषि उपज के वितरण के क्या संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया को समझने के लिए हम जानते हैं कि भारत में कृषि उपज का विपणन संगठन बहुत ही कमजोर और ढीला है। ग्रामीण स्तर पर कृषक अपनी उपज को या तो स्वयं सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं अथवा ग्रामीण महाजन, व्यापारी या कमीशन एजेंट या जैसे आड़ती या दलाल के माध्यम से बेचते हैं। गांव में फसल बेचने के प्रमुख कारण है कि किसान को अपनी उपज घर बैठे अपने ही गांव में बेचने की सुविधा रहती है। भावों में कमी, भावों में होने वाले उतार चढ़ाव में बाजार की धोखाधड़ी की जोखिम से मुक्ति मिलती है। यातायात व्यय नहीं करता, परंतु इस पद्धति में किसान न तो अपनी उपज का उचित मूल्य पाता है और न उसे बाजार में प्रचलित भावों का ज्ञान होता है। व्यापारी को धोखाधड़ी की जोखिम अधिक होती है। इसके विपरीत शहरों में, कस्बों में मंडियों तथा कृषि सहकारी विपणन संस्थाओं के माध्यम से कृषि उपज को बेचा जाता है। अब भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी भी खाद्यान्न क्रय करते हैं। मंडियों में कृषि उपज का बड़े पैमाने पर क्रय विक्रय होता है, जिसमें व्यापारी, उद्योगपति, दलाल, आड़तियों के माध्यम से कृषि उपज खरीदते हैं और थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता अनुसार बेचते रहते हैं। मंडियां संगठित या असंगठित हो सकती है। संगठित मंडियां वे हैं जो नियंत्रण में कार्य करती है और उनमें धोखाधड़ी, अनियमितता व अनुचित व्यवहार का अभाव होता है। जबकि असंगठित मंडियों के नियंत्रण में कार्य न करने से अनियमितता और धोखाधड़ी का बाहुल्य होता है। तो ये हमने देखा कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरह से भारत में कृषि उपज के वितरण का संगठन है। आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।